नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है भारतीय संगीत में पाश्चात्य शास्त्रज्ञों का योगदान, यानी कि वेस्टर्न पर्सनैलिटीज के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा, करते हैं शुरू टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले बढ़ते हैं पाश्चात्य संगीत। पाश्चात्य संगीतज्ञों के अनुसार स्वरों का वह विशेष मिश्रण जो कि भावनाओं को प्रभावित करे संगीत कहलाता है। पाश्चात्य संगीत का उद्भव ईसाई युग के प्रारंभ से माना जाता है, जिसमें बाइबल में वर्णित मंत्रों अथवा पाठों के गायन की परंपरा का विशेष महत्व है। मंत्रों और पाठों के गायन की यह चर्च संगीत के रूप में भी जाना जाता है। चर्च में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों में प्रयोग किया जाने वाला संगीत धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने लगा। भारतीय संगीत की भांति यह संगीत भी अनेक मान्यताओं, संस्कृतियों तथा परंपराओं से प्रभावित रहा है। भारतीय संगीत की भांति पाश्चात्य संगीत भी दो धाराओं में विभाजित है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। कितनी धाराओं में है? दो धाराओं में। प्रथम धार्मिक संगीत तथा द्वितीय धर्मनिरपेक्ष संगीत। पहला हो गया धार्मिक और दूसरा हो गया धर्मनिरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य संगीत में जहां एक ओर ईश्वरीय प्रेरणा को आधार माना गया है, वहीं दूसरी ओर सांसारिक रूढ़िवाद, परंपराओं, संस्कृति एवं मान्यताओं की झलक भी देखने को मिलती है। पाश्चात्य संस्कृति का संगीत विभिन्न प्रक्रियाओं का परिणाम है, जैसे विभिन्न शैलियों का अपनी शैली में प्रभावपूर्ण प्रयोग, नई तकनीकियों का विकास, नई नई परंपराओं का प्रभाव एवं विकास एवं स्वरलिपि पद्धति का विकास आदि। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य संगीत का काल निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। काल निर्धारण से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कौन से काल से है? देखते हैं कैसे। पाश्चात्य संगीत को महत्वपूर्ण कालों व रचनाकारों की दृष्टि से निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है पुनर्जागरण काल। पहला काल है पुनर्जागरण काल। याद रखिएगा, प्रारंभ 15वीं शताब्दी में से माना गया है। इस दौरान संगीत केवल चर्च तक ही सीमित नहीं था, वरन इसका विकास पश्चिमी देशों के संगीत के रूप में भी हुआ, जिसके अंतर्गत प्राचीन मान्यताओं को परिवर्तित कर ऐसा नवीन संगीत विकसित किया गया जो अद्भुत था। इस काल में संगीत की नवीन शैलियों एवं प्रभावपूर्ण स्वर तथा गायन का विकास हुआ। इस काल में सेकुलर म्यूजिक यानी कि धर्मनिरपेक्ष संगीत भी प्रकाशित हुआ। यह संगीत चर्च के धार्मिक संगीत से अलग था, किंतु इसको चर्च के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। मतलब ये चर्च से पूर्ण स्वतंत्र था। इसमें लाइड, जरोटोला, कैंसन, मैड्रिगल और लैंसियो प्रमुख थे। देखिए, अब आती है बैरोक एरा। बैरोक संगीत पश्चिमी कला संगीत की एक अवधि या शैली है। बैरोक काल एक ऐसा युग को संदर्भित करता है जो 1600 ईस्वी से शुरू हुआ और 1750 के आसपास समाप्त हो गया। इस अवधि में बाख, विवाल्डी और हैंडेल जैसे प्रमुख संगीतकार थे। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोक एरा का टाइम क्या है, तो वो टाइम जो पूछा जाता है ये ध्यान में रखिएगा, 1600 से 1750 ईस्वी। इस अवधि में कंसर्ट, सोनेट और ओपेरा की शुरुआत के साथ नई संगीत शैलियों का उद्भव व विस्तार देखा गया। इस काल में श्रोताओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र एकल गायन का प्रतिभाशाली स्वरूप था। एकल गायन, इसलिए बैरोक ओपेरा में कॉन्सर्ट ओपेरा के एक रूप ओर्टेरियो का प्रचलन होने लगा। अब यहाँ पर किसका प्रचलन हुआ? ओर्टेरियो। क्वेश्चन है सीधा। ओर्टेरियो कॉन्सर्ट ओपेरा का ही एक रूप था। ये किसका रूप था? ओपेरा का, जो बाइबल की कथाओं का नाट्य रूपांतरण था। बाइबल की कथाओं का नाट्य रूपांतरण कौन सा है? ओर्टेरियो कॉन्सर्ट, जिसका मंचन किसी विशेष वेशभूषा एवं दृश्यों के बिना किया जाता था। कोई स्पेसिफिक इसमें वेशभूषा नहीं पहनी जाती थी, कोई सीन्स नहीं दिखाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में तत्कालीन संगीतज्ञ बाख एवं हैंडल ने बैरोक संगीत को ऊंचा उठाया और इसको जो प्रोत्साहन देने वाले कौन थे? बाख और हैंडल। बाख ने केवल पाश्चात्य संगीत के ओपेरा को छोड़कर लगभग सभी विधाओं में अनेकों रचनाएं की, जिसमें चर्च के सुधारवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, जबकि हैंडल ने बैरोक शैली के अनेक आयाम प्रस्तुत किए।
यानी कि बाख ने क्या किया था, ओपेरा को छोड़कर बाकी सारी जो है विधाओं पर रचना की, जिसमें चर्च का सुधारवाद जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। और हैंडल ने जो बैरोक शैली है उसमें अनेक आयाम प्रस्तुत किए थे। 17वीं शताब्दी में वाद्य संगीत का प्रचलन प्रारंभ हुआ। नए नए वाद्य आविष्कृत हुए। श्यूट्स, सोनेट्स, फ्यूजीज जैसे वाद्य संगीत के लिए कीबोर्ड एवं ऑर्गन जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होने लगा। ऑर्केस्ट्रा के अंतर्गत सिम्फोनीज एंड कॉन्सर्टोज जैसी रचनाओं का प्रचलन होने लगा, जिनमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का संयोजन था। देखिए ये इस तरह का इसमें चलने लगा, कीबोर्ड और ऑर्गन का उपयोग होने लग गया था। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा में सिम्फनीज और कॉन्सर्टोज जैसी रचनाओं का उपयोग होने लग गया था। इस तरह से ओपेरा फ्रांस और इंग्लैंड में प्रचलित हो गया और रेमो हैंडल और परनेल जैसे रचनाकारों ने इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया। बाख को संगीत के इतिहास में प्रमुख प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने सद्भाव के लिए एक मानव दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया जो 19वीं शताब्दी के अंत तक संगीत पर हावी रहा। फिर दूसरी एरा आती है क्लासिकल एवं रोमांटिक काल। क्लासिकल एंड रोमांटिक एरा जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पाश्चात्य संगीतकार सिम्फनीज वाद्य वृंद रचनाओं की ओर आकर्षित हुए। बीथोवन की प्रमुख रचनाएं मुख्यतः रोमांटिक संगीत पर आधारित थी। बीथोवन की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रोमांटिक संगीत पर आधारित थी। इनकी रचनाओं में रोमांटिक तथा क्लासिकल म्यूजिक का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इसमें क्या था, इन्होंने रोमांटिक और क्लासिकल को मिक्स कर दिया। तत्कालीन संगीत में इस शैली को अनेक संगीतकारों द्वारा अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1725 से 1900 ईस्वी के काल को पाश्चात्य संगीत की परंपरा के रूप में परिभाषित किया गया है। कौन सा काल है जो पाश्चात्य संगीत की परंपरा के रूप में माना जाता है? 1725 से 1900 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा, 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य धार्मिक संगीत चर्च से हटाकर सामान्य जनता के समक्ष प्रदर्शित किया जाने लगा। पाश्चात्य संगीत में विभिन्न शैलियों के आधार पर अनेक रचनाएं की जाने लगी। अब आता है, देखिए, बीथोवन ने रोमांटिक तथा क्लासिकल म्यूजिक का मिश्रण कर एक नए संगीत को जन्म दिया, जिसने लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया। तत्कालीन रोमांटिक म्यूजिक के कुछ प्रमुख संगीतकार जैसे देखिए क्या कौन कौन से हैं, बर्लियोज, वेबर, स्पर्ट एवं मंडेलसन आदि हैं। इस नवीन शैली का अनुसरण करते हुए डेब्यूरी और रोवेल रचनाकारों ने हारमोनियम का प्रयोग किए बिना अनेक रचनाएं की। पाश्चात्य संगीत में लोक संगीत के तत्वों का सम्मिश्रण सर्वप्रथम बैरलोक ने किया। सबसे पहले पाश्चात्य संगीत में जो लोक संगीत के जो तत्व थे उनका सम्मिश्रण किसने किया था? बैरलोक ने। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं जी आधुनिक काल। 20वीं से 21वीं शताब्दी के मध्य कोरल म्यूजिक में नवीन प्रयोग कर उसका विकास किया गया। कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों ने केवल कोरल म्यूजिक पर ही कार्य किया, जबकि अधिकांश रचनाकारों ने कुछ ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं भी की जिसको नाट्य संगीत के संग्रह में विशेष स्थान मिला है। रोमांटिक रचनाकारों ने कोरस की अलग अलग शैलियों को विकसित कर अपना योगदान दिया, जिनमें रिचर्ड स्ट्राउस एवं सेर्गी रिचमैनिनॉफ के नाम प्रमुख हैं। 20वीं शताब्दी में एटोनैलिटी नॉट रिटन इन एनी म्यूजिकल की तथा अपरंपरागत हारमोनियम की शैली व तकनीक के विकास से कोरल गायन प्रभावित हुआ। अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों में पाश्चात्य संगीत के बारे में पढ़ते हैं। पाश्चात्य संगीत भी भारतीय संगीत की भांति अनेक धाराओं में विभाजित है। इनका संक्षिप्त विवरण देखते हैं। पाश्चात्य संगीत में शास्त्रीय संगीत। पाश्चात्य संगीत के 1760 से 1820 ईस्वी के मध्य के काल को शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1760 से 1820 तक क्या माना गया है? शास्त्रीय संगीत। इस दौरान शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार प्रसिद्ध थे। इन्हें ट्रिनिटी कहा जाता था। ट्रिनिटी, इनमें लुडविग वैन बीथोवन एवं जोसेफ हाइडन जैसे संगीतकारों के नाम प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में मुत्थुस्वामी दीक्षितार, रामामात्य शास्त्री आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जो इंडियन ट्रिनिटी किसे कहा जाता है आप वो कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर एक नाम मिसिंग है, वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत का स्वरूप भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की भांति विशाल स्वरूप में है। पाश्चात्य संगीत में शास्त्रीय शब्द का आशय ऐसे रूप में किया जाता है जो स्वाभाविकता, सरलता, सौंदर्यता, समानता, सहजता, स्पष्टता एवं सामंजस्यता जैसे सद्गुणों से संपन्न हो।
फिर आता है पाश्चात्य लोक एवं पारंपरिक संगीत का उद्भव। पाश्चात्य संगीत में लोक संगीत का जो स्वरूप प्राप्त होता है वह अत्यंत प्राचीन व पारंपरिक है, किंतु समय के साथ साथ इसमें व्यापक परिवर्तन भी आए हैं। लोक संगीत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन व आधुनिक दोनों प्रकार का संगीत प्रदर्शित होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से भी रचनाएं की गई हैं। देखिए, पाश्चात्य संगीत की यह मान्यता है कि लोक संगीत का निर्माण एवं विकास व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, किंतु इसके अंतर्गत निरंतर होने वाले परिवर्तन स्वरूप में विभिन्न संगीतज्ञों ने योगदान दिया है, जिसके कारण इसका स्वरूप आज भी एक नवीन रचना की भांति दिखाई देता है। फिर आता है समूह गान के क्षेत्र में पाश्चात्य संगीत। गायकों के समूह को कोरस कहा जाता है। कोरस शब्द का प्रयोग किसी संगीत रचना को एक साथ गाने वाले समूह को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि पाश्चात्य संगीत में गायकों का एक समूह जो एक साथ गायन करे समूह गान यानी कि कोरस कहलाता है। कोरस को ओपेरा संगीत का भी महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। पाश्चात्य संगीत की भांति भारतीय संगीत में भी समूह गान का अपना विशेष महत्व रहा है, पर हमारे जो इस तरफ इंडिया के अंदर जो माना जाता है भारतीय संगीत है, उसके अंदर कोरस माना जाता है। लगभग ऐसे कह सकते हैं जो बैक में गाने वाले होते हैं, यानी कि जो मेन सिंगर के साथ में जो को सिंगर्स होते हैं, गाते हैं, उन्हें कोरस कहा जाता है। फिर आते हैं प्रमुख पाश्चात्य संगीतज्ञ। प्रमुख पाश्चात्य संगीतज्ञों के बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। कुछ प्रमुख पाश्चात्य संगीतज्ञ जिन्होंने पाश्चात्य संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। पहला नाम देखिए, जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल। देखिए, इनका जन्म जो है 23 फरवरी 1685 में हैले नामक स्थान पर हुआ। इनकी प्रथम प्रसिद्ध कृति ओरटोरियो कंटाटा, हैंसी एवं कॉर्ड स्वीट है। इन्होंने लगभग 46 सफल ओपेरा, 100 कंटाटा एवं 32 ओरटोरियोज तथा अनेक वाद्य संगीत की रचनाएं की। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे उठते हैं। क्वेश्चन उठते हैं या तो उनके जन्म पे उठेंगे। देखिएगा, आप सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप जाओगे एग्जाम में आपको पता लगेगा। एक तो ये कहाँ के निवासी हैं, आपने ये ध्यान में रखना है कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, और दूसरा ये इनका जन्म कहाँ हुआ है। और अगर किसी के जन्म के बारे में पूछा जाता है और उनकी कृतियाँ हैं जो कि उन्हें रचनाएं की, उनके बारे में पूछा जाता है, तो ये मेन जो इसमें लाइंस हैं वो ऐड हैं, आप ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं जॉन सेबेस्टियन बाख। बाख के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाख का संबंध कौन से देश से है, तो सिंपल सी बात, जर्मनी उसका आंसर था। ध्यान में रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, बाख पाश्चात्य संगीतकारों में सेबेस्टियन बाख का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इनका जन्म 21 मार्च 1685 को जर्मनी के इसेनॉक शहर में हुआ। देखिए, जर्मनी पूछा गया है, अब इनका शहर पूछा जा सकता है, इसेनॉक। इन्होंने आध्यात्मिक भावना से शराब और चर्च संबंधित रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं स्वीट्स, चर्च कंटार्ड, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, मोटेट्स, सोनाटा, टक्कराज आदि हैं। इनके संगीत के विकास में समर्पित जीवन का अंत 22 जुलाई 1750 को हुआ। जन्म 21 मार्च 1685 और जो इनकी डेथ है वो 22 जुलाई 1750। ध्यान में रखिएगा इस बात को। फिर आते हैं मोजार्ट। मोजार्ट का जन्म 27 जनवरी 1756 में ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग शहर में हुआ था। मोजार्ट का संबंध है ऑस्ट्रिया से, याद रखिएगा। मोजार्ट में बाल्यकाल से ही संगीत प्रतिभा विद्यमान थी। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में मोजार्ट संगीत में छोटी छोटी रचनाएं करने लगे। जल्द ही इनकी प्रसिद्धि यूरोप में हो गई। मोजार्ट के गीत, सिम्फनी, ऑर्केस्ट्रा तथा वाद्य संगीत के लिए की गई रचनाओं को आज भी बड़े आदर व सम्मान से सुना जा सकता है। इन्होंने आज भी संगीत के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखा है। इनके अंतिम ओपेरा का नाम द मैजिक फ्लूट है। द मैजिक फ्लूट नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पे। फिर आता है बीथोवन। लडवीन वैन बीथोवन का जन्म 19 दिसंबर 1770 को कहाँ हुआ? जर्मनी में। अब बीथोवन का संबंध भी जर्मनी से, याद रखिएगा, बाख और बीथोवन। मात्र 4 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पियानो की शिक्षा लेनी प्रारंभ की, जिसके प्रभाव स्वरूप ये पियानो के उच्च कोटि के कलाकार बन गए।
इनकी ट्रायो सोनाटा, क्वांटेट, क्विंटेड, मार्च, कोरस, कैंचियर्टो, प्रील्यूड, सेप्टेंड, ऑक्टेड एवं ऑर्केस्ट्रा फग, कॉन्टाटा आदि रचनाओं ने पाश्चात्य संगीत ने जगत में क्रांति ला दी। संगीत के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। तो ये थे बीथोवन। फिर आते हैं शूबर्ट। मेलोडी के विशेषज्ञ शूबर्ट का जन्म 31 जनवरी 1797 को वियना में हुआ था। इनका संबंध है शूबर्ट यानी कि वियना से। ये प्रारंभ से ही बीथोवन से प्रभावित थे। इन्होंने लगभग 600 गीत, 15 क्वार्टर्न, 8 सिम्फनी आदि की रचनाएं की। मात्र 31 वर्ष की आयु में 19 नवंबर 1828 में इनका निधन हो गया। 31 साल की आयु में इनका निधन हो गया। कब? 19 नवंबर 1828 में। इन्हें बीथोवन के निकट समाधिस्थ किया गया, यानी कि जहां बीथोवन की समाधि है उनके साथ ही इनकी कब्र रखी गई है। इनकी समाधि पर लगे पत्थर पर अंकित है, यहाँ संगीत का खजाना गड़ा है। तो एक यही है जिनकी कब्र पर लिखा गया है, यहाँ संगीत का खजाना गड़ा है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए ऐसे विद्वान जिनकी कब्र पर लिखा है यहाँ संगीत का खजाना गड़ा है, तो वो हैं शूबर्ट। और ये किसके विशेषज्ञ थे? मेलोडी के। भारतीय संगीत में पाश्चात्य शास्त्रज्ञों का योगदान, यानी कि जो वेस्टर्न पर्सनैलिटीज हैं उनका इंडियन म्यूजिक के अंदर जो भी योगदान है वो पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संगीत स्वयं में व्यापक एवं प्रगतिशील रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें संगीत की इतनी प्राचीन व समृद्ध परंपरा रही है जितनी कि भारत में है। किंतु फिर भी समय समय पर पाश्चात्य संगीत का प्रभाव एवं मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। भारतीय संगीत के स्वर लिपि में पाश्चात्य संगीत का विशेष प्रभाव सरलता से देखा जा सकता है। पाश्चात्य संगीत स्वरलिपि की दृष्टि से इतना अधिक संपन्न रहा है कि यहाँ प्रचलित स्टाफ नोटेशन पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्वरलिपि पद्धति कहा जा सकता है। वेस्टर्न जो नोटेशन सिस्टम है उसको अंतरराष्ट्रीय स्वरलिपि पद्धति कहा जा सकता है। आज विश्व के अनेक देशों में स्टाफ नोटेशन पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि भारत में पहले से अनेक स्वरलिपि पद्धतियां प्रचलन में है, किंतु फिर भी इस पर पाश्चात्य संगीत का प्रभाव देखने को मिलता है। लाइव कॉन्सर्ट एवं युगम संगीत के रिकॉर्डिंग में स्टाफ नोटेशन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो भी लाइव कॉन्सर्ट होते हैं तो उनके अंदर जो नोटेशंस दी जाती है, जो प्लेयर्स होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उनको जो स्टाफ नोटेशन जो पद्धति है वो ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पाश्चात्य संगीतज्ञों की भी विशेष रुचि, उत्साह एवं योगदान भारतीय संगीत के क्षेत्र में देखा जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में जिन्होंने इंडियन म्यूजिक के अंदर अपना योगदान दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हैं कैप्टन एन ऑगस्ट विलार्ड। कैप्टन एन ऑगस्ट विलार्ड एक सेनाधिकारी थे। याद रखिएगा, सेनाधिकारी। इनकी हिंदुस्तानी संगीत में विशेष रुचि थी, जिसके विस्तार स्वरूप इन्होंने वर्ष 1934 में द ट्रीटीज ऑन म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान का संपादन किया तथा विलियम जोन्स के साथ मिलकर म्यूजिक ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। विलियम जोन्स के साथ मिलकर इन्होंने लिखी थी म्यूजिक ऑफ इंडिया, और एक 1934 में इनकी कृति आई जिसका नाम था द ट्रीटीज ऑन म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। विलार्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी व उर्दू गीतों को 15 प्लेटों के आकार एवं प्रकार का अपने ग्रंथ में संकलन किया। इनकी स्टाफ नोटेशन ने भारतीय संगीत को एक विशेष शब्दावली दी। इस श्रेणी में ऑगस्ट विलार्ड एवं विलियम जोन्स को सभी विदेशी लेखकों में अग्रणी माना जाता है। बहुत से भारतीय लेखक भी ऑगस्ट विलार्ड के लेखन से प्रभावित हुए हैं। इनमें पंडित भातखंडे एवं के.डी. बैनर्जी के नाम प्रमुख हैं। पंडित भातखंडे जी ने इनके सम्मान में कहा है कि मैं उनके ग्रंथ से उदाहरण ले रहा हूँ। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस विषय पर खोज अर्थात ऐतिहासिक खोज की है। बंगाल के ग्रंथकारों ने भी अपनी अपनी पुस्तक में उनके मत को स्वीकार किया है। देख लीजिए, पंडित भातखंडे जी जो उनकी जो ग्रंथों से एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, तो ये क्या पर्सनैलिटीज होंगे? कैप्टन एन ऑगस्ट विलार्ड। सेकंड आते हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स एक महान विद्वान एवं प्रमुख भाषाविद थे। जोन्स को 13 भाषाओं का ज्ञान था। भारतीय संगीत के सिद्धांतों एवं उनके विकास में भी इनका विशेष योगदान रहा है। भारतीय संगीत में रुचि लेते हुए इन्होंने इसके विकास से संबंधित विशेष कार्य किए।
1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तथा कई वर्षों तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। इनका प्रथम लेख 1793 में प्रकाशित हुआ, जो भारतीय संगीत से संबंधित एक विशेष लेख था। इसमें भारतीय संगीत की विस्तार से चर्चा की गई थी। 1793 में इन्होंने भारतीय संगीत पर 2 पुस्तकें ऑन द म्यूजिक मेड ऑफ हिंदूज तथा एन ऑगस्ट विलार्ड के साथ मिलकर म्यूजिक ऑफ इंडिया लिखी थी। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 जनों ने मिलकर लिखी है, एन ऑगस्ट विलार्ड और विलियम जोन्स ने। कौन सी लिखी? म्यूजिक ऑफ इंडिया। ये बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा इनकी बुक्स के बारे में। और ये पेशेवर क्या थे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन C.R. डे। C.R. डे एक प्रसिद्ध विद्वान एवं भारतीय संगीत में रुचि रखने वाले संगीतज्ञ थे। इनकी पुस्तक संगीत और संगीत वाद्य यंत्र ऑफ दक्षिण भारत और दक्कन मुख्य रूप से दक्षिण भारत के संगीत से संबंधित है। कैप्टन डे ने मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय संगीत में रुचि दिखाई, इसके विषय में विस्तार से लिखा। ध्यान रखिएगा, कैप्टन C.R. डे ने कहाँ के म्यूजिक के बारे में लिखा? दक्षिण भारतीय संगीत के बारे में। कुछ भारतीय विद्वान एवं संगीतज्ञों ने कैप्टन डे के भारतीय संगीत प्रेम व उत्साह की सराहना की है, जिनमें पंडित भातखंडे प्रमुख हैं। पंडित भातखंडे ने कैप्टन डे के विषय में लिखा है, कैप डे साहब खोजी व्यक्ति थे, यानी कि कैप्टन डे साहब खोजी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने संगीत के गुण और दोष काफी मात्रा में स्पष्ट रूप से बताए हैं। उनके मत से अमुक राग को सदैव अमुक स्वर में गाना, उसमें कोई नवीन स्वर न लगाना आदि कठोर नियमों से अपना संगीत संकुचित हो गया है। अगर हम ये मानते हैं कि स्पेसिफिक राग में स्पेसिफिक स्वर ही लगाएंगे, कोई और जो स्वर है नया स्वर उसमें लगाना उसको कठोर नियमों में बांध देता है, और ये हमारे म्यूजिक को क्या है, संकुचित रूप दे रहा है। यानी कि वो कह रहे थे एक्स्ट्रा जो स्वर हैं उनका यूज भी किया जाना चाहिए। फिर है ई क्लीमेंटस। ई क्लीमेंटस प्रसिद्ध पाश्चात्य संगीतज्ञ एवं भारतीय संगीत में रुचि रखने वाले थे। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर कार्यरत इंग्लैंड के मूल निवासी थे। देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन थे? ई क्लीमेंटस। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, जो अंग्रेजी शासन काल में भारत में नियुक्त हुए। इन्होंने वर्ष 1912 में भारतीय संगीत के स्वर शास्त्र पर अध्ययन करके इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक शीर्षक से पुस्तक लिखी। याद रखिएगा, पुस्तक का नाम इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक। इन्होंने श्रुति और स्वर संबंधी चर्चा पर विशेष ध्यान दिया तथा इसमें श्री देवल, प्रोफेसर खरे एवं अब्दुल करीम खां का सहयोग लिया। साथ ही बड़ौदा में पंडित भातखंडे जी द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन में श्रुतियों का प्रदर्शन किया, किंतु इनके द्वारा निर्मित श्रुति हारमोनियम को अब्दुल करीम खां सहित अन्य भारतीय संगीतज्ञों ने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने नई श्रुति जो है हारमोनियम इजाद की, इसको इंडियन जो संगीतज्ञ थे उन्होंने नहीं स्वीकार किया। वर्ष 1930 में अहमदाबाद के कलेक्टर के पद पर कार्यरत रहते हुए इन्होंने फिल हार्मोनिक सोसाइटी में संगीत परिषद का आयोजन किया। कौन सी सोसाइटी थी वो? फिल हार्मोनिक सोसाइटी। उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक है। इसमें 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5। इस पुस्तक का प्राकथन प्रसिद्ध विद्वान आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में वर्तमान काल में हिंदुस्तानी संगीत की श्रुतियों पर चर्चा की गई है। द्वितीय और तृतीय अध्याय में पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति एवं भारतीय श्रुतियों पर चर्चा की गई है। चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथों का वर्णन किया गया और 5वें अध्याय में भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो ये 5 अध्याय के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे आते हैं ऑर्थर हेनरी फॉक्स स्ट्रैंगवेज। देखिए, हेनरी फॉक्स स्ट्रैंगवेज, इनका जीवन काल है 1859 यानी कि 1859 से 1948 तक। एक अंग्रेजी संगीतज्ञ, भाषा अनुवादक एवं संपादक थे। फॉक्स स्ट्रैंगवेज का जन्म नॉर्विद में हुआ था। इनके पिता का नाम वॉल्टर एस्टन फॉक्स स्ट्रैंगवेज और माता का नाम हैरियट एलिजाबेथ बुकर था। इनकी भारतीय संगीत में विशेष रुचि थी। इन्होंने द टाइम्स के लिए संगीत समीक्षा लिखी। संगीत की त्रैमासिक पत्रिका द ऑब्जर्वर के मुख्य संगीत समीक्षक थे। याद रखिएगा,
द ऑब्जर्वर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्होंने वर्ष 1914 में यानी कि 1914 में द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक लिखी, जबकि उन्होंने यह स्वयं माना है कि इन्होंने इसमें विभिन्न नोटेड एवं भाषा के लिए दूसरों की सहायता ली तथा टेनर स्टुअर्ट विल्सन के साथ कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। इन्होंने ग्रोव्स डिक्शनरी के तीसरे संस्करण में अपना विशेष योगदान दिया, जिसका संपादन वर्ष 1927 यानी कि 1927 में कोल्स ने किया। इन्होंने फियर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ इंडियन म्यूजिक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के सभी पक्षों का वर्गीकरण किया है। हेनरी फॉक्स स्ट्रैंगवेज के अनुसार संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है, अतः इसे समझने के लिए किसी भाषा विशेष की आवश्यकता नहीं होती। तो ये है ऑर्थर हेनरी फॉक्स स्ट्रैंगवेज। फिर आते हैं हर्बर्ट आर्थर पॉपले। पॉपले का जो जीवन काल है वो है 1878 से 1960 तक। प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं लंदन मिशन इरोड के एक ईसाई मिशनरी थे। इन्होंने तिरुवल्लुवर कृत प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा कर्नाटक ईसाई संगीत को कर्नाटक शैली में प्रस्तुत किया। तिरुक्कुरल का अनुवाद द सेक्रेड कुरल या द तमिल वेद ऑफ तिरुवल्लुर के नाम से किया था। इसमें लगभग कुरल पाठ के 346 यानी कि 346 दोहे सम्मिलित थे। वर्ष 1958 यानी कि 1958 में संशोधित अनुवाद के साथ इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें 511 दोहों के अनुवाद शामिल थे। इनके अन्य प्रकाशन में द म्यूजिक ऑफ इंडिया शामिल है। इसे हेरिटेज ऑफ इंडिया सीरीज कोलकाता के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये अखिल भारतीय YMCA के सचिव थे। इन्होंने कुन्नूर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। इनकी मृत्यु 9 मई 1960 को कुन्नूर में हुई। तो ये थे हर्बर्ट आर्थर पॉपले। अब आते हैं एलन डैनिलो। एलन डैनिलो, इनका जीवन काल है 1907 से 1994 यानी कि 1907 से 1994 तक। ये एक फ्रांसीसी इतिहासकार एवं प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। भारतीय संगीत के उत्थान से संबंधित कार्यों के लिए इन्हें वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 में वे सर्वप्रथम अपने साथी फोटोग्राफर रेमंड बर्लियर के साथ भारत आए थे। ये यहाँ की कला एवं संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए तथा भारतीय कला की तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया। इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं कला से संबंधित तस्वीरों को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में दिखाया। फिर वर्ष 1932 में भारत यात्रा के दौरान ये रविंद्रनाथ टैगोर से मिले तथा ये इनसे विशेष रूप से प्रभावित हुए। वर्ष 1935 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर 15 वर्षों तक हिंदू धर्म, भारतीय दर्शन एवं संगीत का अध्ययन किया। इन्होंने शिवेंद्रनाथ बसु के साथ वाराणसी में भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया। वर्ष 1960 में यूरोप लौटने पर इन्हें यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद का सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने भारतीय संगीत पर कार्य किया, किंतु इनका विशेष झुकाव वेद, हिंदू दर्शन एवं शैव धर्म के प्राचीन ज्ञान पर आधारित रहा। इन्होंने धार्मिक संगीत एवं संस्कृति पर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख पुस्तकें म्यूजिक एंड द पावर ऑफ साउंड, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सैक्रेड म्यूजिक, इट्स ओरिजिन, पावर एंड फ्यूचर, नॉर्दर्न इंडिया म्यूजिक एवं इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ म्यूजिकल स्केल आदि हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें वर्ष 1981 का यूनेस्को संगीत पुरस्कार, 1987 का काठमांडू मेडल आदि प्रमुख हैं। यूनेस्को संगीत पुरस्कार इनको मिला था 1981 में और जो काठमांडू मेडल है वो 1987 में, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ जो वेस्टर्न पर्सनालिटीज के बारे में जो हमारा टॉपिक था, ये चैप्टर था, यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। आपसे सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद रहती है हमें, वीडियो को लाइक करने की, वीडियो को पूरा देखने की और वीडियो को शेयर करने की।
तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।